वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि केसेस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वी कैन सी देयर सम मीनिंग्स ऑफ बर्थ रेट्स एंड मीनिंग्स ऑफ डेथ रेट्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, केसेस ऑफ हाई बर्थ रेट। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो हाई बर्थ रेट है, जो ऊंचा जन्म दर है, उस ऊंचे जन्म दर के कारण क्या है, क्या रीज़न है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बॉर्न को जन्म देते हैं। केसेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर थ्री हेड्स: सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख भी लिया था कि इंडिया के अंदर जो भी बर्थ रेट है, वो बर्थ रेट जो बढ़ता है उसे क्लासिफाइड किया गया यहाँ पर थ्री हेड्स पे। सबसे पहला है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर मतलब क्या कि जो सामाजिक कारण है वो। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स कि जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो रीज़न होता है वो। और तीसरा होता है अदर फैक्टर्स। सबसे पहला जो है सोशल फैक्टर्स, वो सोशल फैक्टर्स में अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। मतलब शादी जो है, मैरिज जो है, वो मैरिज कंपलसरी करना। इन इंडिया मैरिज इज़ अ रिलीजियस रिचुअल्स। इंडिया के अंदर अगर देखोगे, भारत में, तो मैरिज जो है वो मैरिज एक रिलीजियस रिचुअल्स माना गया है। मतलब एक धार्मिक संस्कार जो है वो माना गया है। द सोसाइटी डाउट्स एन अनमेरिड पर्सनस। सोसाइटी जो है वो सोसाइटी जिस पर्सनस की, जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती है, उसे डाउट से देखते हैं। मतलब द सोसाइटी डाउट्स एन अनमेरिड पर्सनस। तो समाज के अंदर आज भी हिंदू धर्म के अंदर या इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो अगर किसी की उम्र 35 या 40 अगर हो जाती है, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति ने अगर शादी नहीं की, उसने अगर मैरिज नहीं किया, तो तरह तरह के लोग उसके पीछे जो निष्कर्ष है वो निकालते हैं कि क्या रीज़न है कि इस पर्सन ने शादी नहीं की हुई। टू एस्केप फ्रॉम दिस, लोग इसमें से बाहर निकलने के लिए या बचने के लिए अ मैन अ वुमेन एंटर इनटू एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। और इसमें से बाहर निकलने के लिए चाहे मैन हो या वुमेन हो, फिर वो क्या करते हैं, मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि विवाह की जो व्यवस्था है, जो मैरिज की जो परंपरा है, जो इंस्टीट्यूट है, उससे जुड़ते हैं। इवन डिजेबल पीपल आर नॉट एक्सेप्शन। और जो इवन डिजेबल पीपल आर नॉट एक्सेप्शंस, मतलब कि जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप से या जो ब्लाइंड से, वो लोग भी इसमें से अपवाद नहीं है। मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों की भी यहाँ पर शादी जो है, मैरिज जो है, वो किसी न किसी तरह से करवा देते। कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज, विकसित देशों की तुलना में अगर देखोगे, इन इंडिया मोस्ट वुमन मैरी। कंपेयर डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में अगर देखोगे तो इंडिया जो है, उस इंडिया के अंदर मोस्ट वुमेन्स मैरी, मतलब भारत के अंदर सभी महिलाएं जो है, जो लेडीज है, उन सभी की शादी होती है। दिस यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज लीड्स टू हाई बर्थ रेट। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज लीड्स टू हाई बर्थ रेट। और ये जो यूनिवर्सलिटी है कि कंपलसरी सभी को क्या करना है, देश के अंदर, इंडिया के अंदर विवाह करना है। तो सिंपल है, शादी होती है, मैरिज होता है, तो हस्बैंड एक साथ रहते हैं। और फैमिली जो है वो फैमिली के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, या जो भी परंपरा है, कल्चर है, उसके हिसाब से घर में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, बच्चों को जन्म दिया जाता है, ठीक है। और यही एक कारण है कि यूनिवर्सलिटी जो है वो मैरिज के कंपलसरी करना जो है वो एक रीज़न बन जा गया है देश के अंदर बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट हाई करने के लिए। अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज, तो पहला रीज़न था, कारण था यहाँ पर कंपलसरी मैरिज करना। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, कंपलसरी देश में मैरिज होता ही, और मैरिज होते हैं तो मैरिज होने के बाद आगे सभी को पता है कि जो परिवार की जो उम्मीद है, जो एक्सेप्टेशन वो बढ़ाने के लिए जो चाइल्ड से उन्हें जन्म देना ही पड़ता है, और ये एक रीज़न बन जाता है पॉपुलेशन को बढ़ाने का। अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज मतलब क्या, कम उम्र में मैरिज करना, या फिर जो विधवा है, जिनके हस्बैंड जो है, उनके मिस्टर जो है ऑफ हो गए, उनका वापस मैरिज कराना। चाइल्ड मैरिज इज प्रिविलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट।
देश के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है वो चाइल्ड मैरिज के प्रिवेंट्स में उसके विरोध में कई कानून होने के बाद भी आज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड मैरिज है वो चाइल्ड मैरिज देखने को मिलता ही है। सो लॉ बैनिंग चाइल्ड मैरिज, ऐसा लॉ बन गया है कि जिस लॉ के हिसाब से चाइल्ड मैरिज जो है उसे बैन किया गया है। एज दे गेट मैरिड एट एन अर्ली एज, और यही है कि उसके बावजूद भी जो है वो लोग विवाह कर लेते हैं। कई लोग जो है विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स चाइल्ड है उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। सो एज दे गेट मैरिड एट एन अर्ली एज देयर फर्टिलिटी स्पेन इज़ वेरी लो। तो उनका जो फर्टिलिटी का जो भी टाइम है, जो भी स्पेन है, वो स्पेन काफ़ी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन, और एक रीज़न बन जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करते, जन्म देते। सिंपल है कि अगर लड़की जो है वो या कोई लड़का जो है वो अगर पढ़ाई कर रहे तो 21-22 साल तक अगर वो पढ़ाई कर रहे, अपना ग्रेजुएशन कर रहे, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर वो कोई अच्छी जॉब ढूंढे तो उनकी शादी होते होते 23-24 साल हो जाते। लेकिन जो रूरल्स एरिया है, आज भी उन रूरल एरिया में क्या होता है, 18 से लेके 20 साल की जो उम्र है उस उम्र के बाद जो मैरिज है वो मैरिज उनका कंपलसरी कर देते, या कुछ तो 16-17 साल में ही कर देते। अब ये कम उम्र में मैरिज होता है तो सिंपल है कि जैसे मैरिज होता है तब से फर्टिलिटी स्पेन जो है वो मान लिया जाता है प्रजनन दर। ठीक है, तो ये जो फर्टिलिटी स्पेन है वो कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। कम उम्र से शुरू होने के कारण कम उम्र में ही जो बच्चे हैं वो बच्चों को जन्म देना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो दिस रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन। तो सिंपल है, किसी की 23-24 साल के बाद शादी हो रही है तो ऐसे जो यहाँ पर जो भी कपल्स है वो 23-24 साल के बाद बच्चों को जन्म देगी। लेकिन किसी की 17 या 18 साल के बाद ही अगर शादी हो जा रही है तो वो फिर फर्टिलिटी स्पेन उनका 17-18 साल से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैनी एंड दस विडो रीमैरिज हैज़ बिकम कॉमन। देश में विधवा पूर्ण विवाह जो है वो कानून अमल में होने से उसको व्यापक समर्थन मिला है। काफ़ी बड़े लेवल पर उसे सपोर्ट जो है वो सपोर्ट किया गया है, एंड जिसके कारण जो है वो विडो रीमैरिज एक सामान्य अभी होता जा रहा है। देयर फॉर इट हैज़ रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट, जिसके कारण भी जन्मदर जो है वो जन्मदर क्या होता है, ऊंचा जो है वो ऊंचा देखने को मिलता है। तो सिंपल है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी लेडीज़ का अगर हस्बैंड जो है उसकी अगर डेथ हो जाए तो उन्हें सती प्रथा जो है वो सती प्रथा में उन्हें भी वो चिता पर लेटा के उन्हें भी मार डाला जाता था, मतलब उनकी डेथ हो जाती थी जला के। लेकिन ये एक प्रथा मानी गई थी, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि अगर इनका पति अगर ऑफ हो गया, एक्सपायर हो गया तो इन्हें कौन संभालेगा। लेकिन लोअर डेलहाउसी, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे कई रिफॉर्मर जो थे, समाज सुधारक जो थे, उन्होंने विडो रीमैरिज जो है वो शुरू किया और इस प्रथा को बंद किया। लेकिन अब मान लीजिए किसी के अगर शादी के बाद 2-3 साल के बाद अगर उनके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई और लेडीज़ जो है, फीमेल जो है वो अगर है, तो उन्होंने अगर दोबारा शादी की, दोबारा शादी करने के बाद वो दोबारा बच्चों को कई बार क्या देते, जन्म देते। तो ये भी एक रीज़न बन जाता। प्रिफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। प्रिफरेंस फॉर मेल चाइल्ड का मतलब है यहाँ पर इंडियन सोसाइटी इज ए मेल डोमिनेट एंड मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सन रेदर देन डॉटर्स फॉर द फॉलोइंग 3 रीजन्स। भारत जो है वो भारत एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड मतलब क्या, पुरुष प्रधान। यहाँ पर पुरुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एंड मोर इम्पोर्टेंस गिव टू सन्स, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एंड देन रेदर देन डॉटर्स फॉर द फॉलोइंग 3 रीजन्स। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर रीज़न है तो वो रीज़न कितने हैं, 3 रीज़न जो है वो 3 रीज़न माने जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ हेल नेमेड पू एंड सन्स बर्थ कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग दिस हेल्स। तो यहाँ पर एक ऐसा बिलीव किया जाता है कि देयर इज़ अ हेल नेम पू, मतलब कि पू नाम का कोई जो नर्क है वो नर्क में इंसान जाता है, और अगर उसे मरने के बाद उसकी चिता को अगर उसका बेटा अगर अग्नि संस्कार देता है तो उसे उसमें से क्या किया जाता है, उसका बेटा निकाल लेता है। ऐसा एक बिलीव सिस्टम है। फॉर प्रोक्रेशंस, वंश वृद्धि को आगे ले जाने का विचार,
कि अगर परिवार में अगर बेटा है तो बेटे की शादी होगी तो पोता होगा, फिर पोते की शादी होगी तो बेटा होगा, लड़का होगा। इस तरह से फॉर प्रोक्रेशन मतलब वंशवाद, कि फैमिली जो है वो फैमिली का वंश चलाएगा। ठीक है, क्योंकि लड़की जो है वो तो पराए घर चली जाती है, वो दूसरे घर, जिस घर जाती है उस घर का वंश बढ़ाती है, तो इस घर का वंश कौन बढ़ाता है? लड़का। तो इस तरह से फॉर प्रोक्रेशन जो है वो वंशवाद के कारण भी, वंश को आगे बढ़ाने के कारण भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सन्स को, बॉयज़ को जन्म देने के कारण बर्थ रेट बढ़ाते हैं। टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब वो ओल्ड एज में होगी, जब उनकी उम्र होगी, तो उस ओल्ड एज में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो सन है वही उन्हें क्या करेगा? कमा के देगा। ड्यू टू these three reasons, families give birth to more children expecting a son and in the process their family size become large। और ऊपर के ये जो तीनों रीजन है, इन रीजन से ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ जो है वो बर्थ, मोर चिल्ड्रन जो है वो चिल्ड्रन को दिया जाता है एंड एक्सपेक्टिंग अ सन, और वो भी खास किसे? बच्चे को। और इसी के कारण जो है बॉयज़ जो है उस बॉयज़ के कारण ही जो फैमिली साइज जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आज भी इंडियन समाज में ऐसा होता है, किसी की शादी हुई, पहले लड़की हुई तो वो सोचते हैं कि चलो एक बार एक लड़का होने देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन कराएंगे। फिर सेकंड टाइम भी अगर लड़की हुई तो और वो जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है वो चालू ही रखते हैं, 3 लड़की 4 लड़की, इस तरह से 5वीं बार भी लड़का होगा ये सोच के वो पॉपुलेशन अपनी फैमिली की साइज क्या करते हैं? लार्ज करते जाते हैं। जब तक उस परिवार में, फैमिली में जो सन्स है, जो बॉयज़ है, वो बॉयज़ का जन्म नहीं होता, तब तक ये प्रोसीजर जो है वो चालू ही रहती है, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, देयर इज़ द प्रिवेलियंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आज भी मैक्सिमम एरियाज में, मैक्सिमम गाँव में जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ मैरिज के बाद कोई अलग जल्दी रहता नहीं। As a result, the financial responsibility of the upbringing of a child is distributed among all the family's members। और इसका परिणाम ऐसा आता है कि जो भी फैमिली के अंदर जो भी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जो फादर से, मतलब जो बच्चों के जो पेरेंट्स है उनके ऊपर नहीं आती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के सारे मेंबर्स के बीच में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हैंस अ चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन लीडिंग टू हाई बर्थ रेट। और इसी के कारण अगर देखोगे तो जो चाइल्ड है, फैमिली में जो बच्चा है, वो जो है वो फैमिली के ऊपर बर्डन के तौर पर नहीं होता। बेसिकली आप सिटी एरियाज में देखते हो, अर्बन एरियाज जो है उसमें आप देखते हो कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है और घर में 2 बच्चे हैं तो वो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, ठीक है, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो, ट्यूशन में अगर जा रहे हैं तो वहाँ की फ़ीस, इन सभी के पीछे काफ़ी खर्च होता है, ठीक है। और खर्च होने के कारण उतना उन्हें एक्सपेंस जो है वो करना भी पड़ता है। लेकिन रूरल एरिया में क्या होता है, गांव में रहते, बड़ा परिवार होता है, बड़ी फैमिली होती है, खेती सब लोग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े रहते हैं, जो भी प्रोडक्शन आता है उससे पूरा परिवार जो चलता रहता है। और ऐसे घर पे अगर जो भी फैमिली के अंदर जो भी बच्चों का जन्म होता है, उनकी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ओनली वन पर्सन पर नहीं आती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैमिली मेंबर्स के, सभी मेंबर्स के ऊपर, among all the members family members। So hence a child does not become a burden leading to high birth rate। और इस तरह से ये बच्चों का जो जन्म है वो यहाँ पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं रखता है, और परिणाम स्वरूप इसी के कारण जो लीडिंग है टू हाई बर्थ रेट को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी यहाँ बर्थ रेट को आगे बढ़ाने में एक मोटिव कर रही है। तो आज सोशल फैक्टर जो हमारे कंप्लीट होती है, जिसमें यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज देखा, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज देखा, परसेंटेज फॉर अ मेल चाइल्ड देखी, जॉइंट फैमिली सिस्टम देख ली। अब अगला टॉपिक जो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन सी बातें आएगी, तो उसमें भी जो रहेगा लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, हाई इन्फेक्ट मॉर्शली रेट, ऐसे कई कारणों से अगर देखोगे तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है इकोनॉमिक फैक्टर में भी देखने को मिलेगा कि बर्थ रेट किस तरह से बढ़ रहा है,
ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो पढ़ा वो आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए